हाँ तो विद्यार्थियों, आज अपन अध्ययन करते हैं जनसंख्या वृद्धि के स्थानिक प्रतिरूप का। जनसंख्या वृद्धि के स्थानिक प्रतिरूप। स्थानिक प्रतिरूप में विद्यार्थियों में सबसे पहले बताना है कि 2011 के अनुसार 2001 से 2011 के दशक में भारत में औसत जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही? औसत जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? सर्वाधिक वृद्धि दर किस राज्य की रही? कितनी रही? सबसे कम वृद्धि दर किस राज्य की और कितनी रही? तो विद्यार्थियों, बताना होगा कि औसत वृद्धि दर तो रही है 17.64% भारत की, लेकिन जब बात करते हैं सर्वाधिक वृद्धि दर, तो सर्वाधिक वृद्धि दर रही है मेघालय राज्य की रही है, और यह रही है 27.82%। मेघालय राज्य की 27.82%। और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर रही है नागालैंड की। यहाँ की जनसंख्या वृद्धि है 0.47%। ये वृद्धि दर है 2001 से 2011 के दशक की। विद्यार्थियों, लेकिन अब हमें बताना है कि वृद्धि दर में गिरावट, अधिक गिरावट कौन कौन से राज्यों में आई है? अर्थात जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो ध्यान रहे, पहले जनसंख्या वृद्धि दर कहां की अधिक, अर्थात जनसंख्या अधिक कहां थी? ऐसे राज्य जो समतल भूभाग के राज्य हैं, अर्थात ऐसे राज्य जहां का धरातल समतल है, वहां जनसंख्या अधिक थी पहले से ही, तो वहां तो जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो नहीं सकती, दर निकालेंगे तो। और जहां जनसंख्या पहले कम थी, वहां कुछ लोग तो आवास कर गए, और कुछ लोग कुछ वैसे वृद्धि हो गई, कुछ तो वहां जाकर बस गए, और कुछ वैसे वृद्धि हो गई। तो थोड़े से लोगों पर उतने लोग अगर जाकर बस जाए तो दर अधिक हो जाती है। लेकिन गिरावट कहां होगी? जहां पहले से ही जनसंख्या अधिक है। तो भारत के ऐसे राज्य जहां जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट आई है, उन्हें राज्यों में है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये मुख्य राज्यों में है। इसके अलावा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश,
जहां जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट आई है। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, तो आगे आता है भारत में जनसंख्या वृद्धि के आधार पर 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि के क्षेत्र भारत में जनसंख्या वृद्धि के क्षेत्र, तो बताएंगे भारत में जनसंख्या वृद्धि के आधार पर भारत को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। नंबर 1 तीव्र वृद्धि वाले क्षेत्र, नंबर 2 मध्यम वृद्धि वाले क्षेत्र, और नंबर 3 कम वृद्धि वाले क्षेत्र। विद्यार्थियों ध्यान रहे, तीव्र वृद्धि वाले क्षेत्र भारत के ऐसे क्षेत्र जहां जनसंख्या वृद्धि दर 23% से अधिक रही है, उन क्षेत्रों को तीव्र वृद्धि वाले क्षेत्रों में शामिल किया जाता है। इसमें है दादर, नगर हवेली और दमन एवं दीव। दमन एवं दीव शामिल हैं तीव्र वृद्धि वाले क्षेत्रों में। फिर बात आती है मध्यम वृद्धि वाले क्षेत्र। तो मध्यम वृद्धि वाले क्षेत्रों में बताएंगे कि भारत के ऐसे क्षेत्र जहां जनसंख्या वृद्धि दर 20% से 30% के बीच में रही है, उन क्षेत्रों को मध्यम वृद्धि वाले क्षेत्रों में शामिल किया जाता है। अब हमें क्षेत्र बताने हैं कि भारत में 20% से 30% वृद्धि कहां-कहां रही है। तो ऐसे राज्यों में शामिल हैं मध्यम में आपके जम्मू कश्मीर, बिहार, J&K, बिहार का के साथ में है झारखंड के साथ में है मेघालय। विद्यार्थियों अभी आपने पढ़ा था कि सर्वाधिक वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय है, 27.8283%, लेकिन वो 27 किस में आ रहा है, इसी वर्ग में आ रहा है, इसलिए मेघालय को इसी वर्ग में शामिल किया जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, मिजोरम, अब ध्यान रहे पूर्वोत्तर राज्यों में मिजोरम और मेघालय राज्य ही हैं। पूर्वोत्तर भारत के मिजोरम और मेघालय राज्य ही मध्यम वृद्धि वाले क्षेत्रों में शामिल हैं। इसके अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पुडुचेरी, ये मध्यम वृद्धि वाले क्षेत्रों में शामिल हैं। अब बात आती है कम वृद्धि वाले क्षेत्र।
विद्यार्थियों, इन क्षेत्रों में भारत के उन क्षेत्रों को शामिल किया, इस वर्ग में भारत के उन क्षेत्रों को शामिल किया गया है जहां वृद्धि दर 20% से कम रही है। कम वृद्धि वाले क्षेत्रों में संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत है, जिसमें मिजोरम और मेघालय को छोड़ दिया जाए, और इसके साथ ही संपूर्ण दक्षिणी भारत शामिल है। हम पहले लिखेंगे पूर्वोत्तर राज्यों में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, नागालैंड के बाद में आता है असम, असम के बाद में आता है त्रिपुरा, इसके बाद में आता है मणिपुर। ठीक है, ये पूर्वोत्तर राज्यों में शामिल हैं। इसके अलावा हम दक्षिण के पठार के राज्यों की बात करते हैं, उनमें है आपका महाराष्ट्र, गुजरात, गुजरात के बाद में आता है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ये राज्य हैं कम वृद्धि वाले क्षेत्रों में। विद्यार्थियों, अब हमें एक छोटा सा मानचित्र बना करके उसमें इस बात को दर्शाना होगा, इसको जनसंख्या वृद्धि वाले क्षेत्रों को। एक रूपरेखा मानचित्र बनाया जाए और उस रूपरेखा मानचित्र में इसको दर्शाया जाए। देखिए विद्यार्थियों, ये जो क्षेत्र है ये तो है अधिक वृद्धि वाले क्षेत्र प्लस, ठीक है। इसके अलावा यहां तक का ये क्षेत्र है, इसके बाद ये क्षेत्र है, ये आता है आपका कम वृद्धि वाले क्षेत्र। ठीक है, और जो खाली है, जो खाली है वो आता है आपका मध्यम वृद्धि वाले क्षेत्रों में। ये मध्यम वृद्धि वाला क्षेत्र है। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमें मानचित्र में इसको दर्शाना भी होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको ले चलता हूं और अगला हमारा बिंदु है भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण। रीजन्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारणों का अध्ययन करते हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण। विद्यार्थियों, जब हम भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण का अध्ययन करते हैं तो बताएंगे सबसे पहले शिक्षा का निम्न स्तर।
नंबर 1, शिक्षा का निम्न स्तर। अपन को बताना है कि भारत में वर्तमान में भी लगभग 27% जनसंख्या अशिक्षित है और जब तक जनसंख्या अशिक्षित रहती है तब तक वह बढ़ती जनसंख्या के दुष्प्रभावों को समझ नहीं पाती है और समझ नहीं पाने के कारण जनसंख्या में वृद्धि होती चली जाती है। नंबर 2 है रूढ़िवादिता एवं परंपराएं। विद्यार्थियों, भारतीय जो समाज है उसमें कुछ अंधविश्वास है, रूढ़िवादिता है, परंपराएं हैं। कुछ पुराने लोगों के जो पुराने विचार हैं उनके अनुसार मानना है लोगों का। जैसे कहावत बनी हुई है ग्रामीण क्षेत्रों में, एक आंख फूटने की। अगर किसी के एक बच्चा है तो ये कहते हैं कि हो सकता है एक बच्चा है और वो कहीं बीच में साथ छोड़ दे तो फिर हालात क्या होंगे। इन सब रूढ़िवादिता और परंपराओं के कारण हमारे भारत के अंदर एक से अधिक 2, 3, 4, 5 बच्चे पैदा कर लिए जाते हैं। इसके अलावा भारतीय समाज एक पुरुष प्रधान समाज है। अगर किसी दंपत्ति के लड़का नहीं होता है, केवल लड़कियां होती हैं, तो लड़का उत्पन्न करने के चक्कर में बहुत अधिक संख्या में बच्चे पैदा हो जाते हैं। अतः कहा जा सकता है कि रूढ़िवादिता और परंपराएं भारत में जनसंख्या वृद्धि में एक सहायक तत्व के रूप में है। इसके अलावा अगला बिंदु है संयुक्त परिवार प्रथा। नंबर 3, संयुक्त परिवार प्रथा। विद्यार्थियों ने बताना है कि वर्तमान में भी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त परिवार प्रथा देखने को मिलती है और संयुक्त परिवार प्रथा में भरण पोषण के लिए किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है। जब भरण पोषण के लिए परेशानी नहीं होती है, सारी जिम्मेदारी सबसे जो वयोवृद्ध व्यक्ति होता है उसके ऊपर होती है, तो जब समस्याएं नहीं आती हैं तो ऐसी स्थिति में अधिक बच्चे पैदा कर लिए जाते हैं। विद्यार्थियों, बताया गया है कि इस तरीके से संयुक्त परिवार प्रथा के कारण भरण पोषण का दायित्व माता पिता पर न होने के कारण संपूर्ण परिवार पर होता है। अतः ये व्यवस्था बन जाती है कि अधिक से अधिक बच्चे पैदा कर लिए जाएं। जनसंख्या वृद्धि का चौथा कारण बताएंगे और वह है स्त्रियों के सम्मान में कमी। स्त्रियों के सम्मान में कमी। विद्यार्थियों, यदि स्त्री महिला बच्चा पैदा नहीं करना चाहेगी तो भी पुरुष वर्ग के द्वारा उन्हें डांटा धमकाया जाता है। और भारतीय समाज में एक व्यवस्था है कि सबसे बड़ा अगर भगवान है तो वह पुरुष के रूप में अपना पति है। सबसे बड़ा देव पति देव को माना जाता है। अतः उसके आदेश की पालना करना जरूरी है, महिला के आदेश की पालना जरूरी नहीं है। अतः कहा गया है कि स्त्रियों का सम्मान नहीं है, स्त्रियों का कहा नहीं माना जाता है और स्त्रियों की अनिच्छा होते हुए भी पुरुषों के दबाव में महिलाओं को आकर के और बच्चे पैदा करने पड़ जाते हैं। इसलिए भी भारत में जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है। विद्यार्थियों, आगे हम बढ़ते हैं। आगे आता है नंबर 5, बाल विवाह। बताएंगे
कि बाल विवाह के कारण कम उम्र में शादी कर दी जाती है और कम उम्र में शादी करने पर कम उम्र में ही उनके बच्चे पैदा हो जाते हैं, इसलिए जनसंख्या बढ़ती चली जाती है। इसे हम एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं। एक ए परिवार है, एक बी परिवार है। इस परिवार में ए परिवार में 25 वर्ष की आयु पर शादी की जाती है, फिर इसके बच्चे की अगले 25 वर्ष पर 50, 75, 100, इस प्रकार से 100 वर्ष तक 4 पीढ़ियां तैयार होती हैं। और बी परिवार में 15 वर्ष की उम्र के बच्चे की शादी करते हैं तो 15, 30, 15 से 45, 15 चौका 60, 15 5 75, 15 से 90, 15 7 105, 7 पीढ़ियां तैयार हो गई। इधर 4 पीढ़ियां तैयार हुई तो 7 और 4 पीढ़ियों की जनसंख्या में काफी अंतर आ जाता है। तो बाल विवाह के कारण भी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। और अंतिम लिखेंगे आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का उपयोग नहीं करना। विद्यार्थियों, आज अनेक प्रकार की चिकित्सकीय सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं और जिसमें अपना सुख भोगने के साथ साथ जनसंख्या नियंत्रण भी होता है। ऐसे अनेक चिकित्सकीय सुविधाएं चल रही है, लेकिन उसका आधुनिक समय में उपयोग नहीं हो पा रहा है। इस कारण से भी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। इस प्रकार से हम जनसंख्या वृद्धि के 6 कारण बताएंगे। अब बात आती है जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम। ध्यान रहे, इनमें 4 बिंदु पूछता है तो इतने में 4 बिंदु आसानी से याद हो जाते हैं। जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम। विद्यार्थियों, जनसंख्या वृद्धि का सबसे पहला दुष्परिणाम होगा नंबर 1, जब जनसंख्या बढ़ेगी। जनसंख्या बढ़ेगी, देखिए अपने सोच विचार पर ही लिखते हैं, हम 5-7 लिखेंगे, ज्यादा नहीं। जनसंख्या बढ़ेगी तो खाने के लिए भोजन चाहिए, तो भोजन की समस्या पैदा होगी। नंबर 2, जब जनसंख्या बढ़ेगी, परिवार बढ़ेगा तो रहने के लिए मकान भी चाहिए, तो मकानों की समस्या आएगी। बताएंगे आवास की समस्या। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसों का अभाव होता है, गरीब वर्ग के लोग होते हैं, तो वो लोग आवास नहीं बना पाते हैं। ऐसी स्थिति में वो रेल की पटरियों के किनारे, गंदे नालों के किनारे, सड़क के किनारे बस जाते हैं, जिन्हें कच्चे बस्ती कहते हैं। तो नंबर 3, कच्चे या गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव होता है। इसी प्रकार से आगे बताना है नंबर 4, भाई जनसंख्या जितनी अधिक बढ़ेगी उनकी आवश्यकता के लिए उतने ही अधिक उद्योग स्थापित करने पड़ेंगे, तो औद्योगिकरण की समस्या। इसी प्रकार से बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए परिवहन के साधनों का विकास करना पड़ेगा। तो जनसंख्या बढ़ेगी तो परिवहन की पूर्ण रूप में प्राप्ति नहीं हो पाएगी। अतः हम कह सकते हैं परिवहन की समस्या। अगर इस समस्या का समाधान कर दिया, औद्योगिकरण और परिवहन की समस्या का समाधान भी कर दिया गया, तो जितने अधिक उद्योगों की संख्या बढ़ेगी, उद्योगों की संख्या जितनी अधिक बढ़ेगी, परिवहन के साधनों की संख्या जितनी अधिक बढ़ेगी, उतनी ही धुआं वातावरण में जाएगी, जिससे धुआं जाएगी, जहरीली गैसें जाएंगी।
इसके अलावा आवाज बढ़ेगी, ध्वनि प्रदूषण होगा, तो हम कहेंगे प्रदूषण की समस्या होगी। फिर बताएंगे खाद्यान्न की समस्या आ रही है, भोजन की समस्या आ रही है, तो भोजन अधिक से अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने के लिए हमें रासायनिक खाद एवं कीटनाशक दवा का उपयोग करना पड़ेगा और जब इनका उपयोग करना पड़ेगा तो ध्यान रहे कि इनके उपयोग से इनके उपयोग से क्या होगा, मृदा अनुपजाऊ होगी और इसमें जो कीटनाशक मृदा में जो कीटनाशक दवा और रासायनिक खाद डाला है ये वर्षा के जल के साथ बहकर के जल में जाएगा, जल दूषित होगा। इसी प्रकार से वायु प्रदूषण होगा तो वर्षा होगी, वर्षा जल के साथ ये जब दूषित गैसें आएंगी तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो अम्लीय वर्षा होगी, अम्लीय वर्षा से जितने भी वनस्पति है वो नष्ट होती है, मृदा उपजाऊ हो जाती है, जिससे कृषि उत्पादन में कमी आने लगती है। इस प्रकार से हम जनसंख्या वृद्धि के ये बहुत सारे दुष्परिणाम बता सकते हैं, जिनमें हमें कोई 4, 5, 6 दुष्परिणाम याद रखने हैं विद्यार्थियों। अब बात आती है जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। तो लीजिए जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय। विद्यार्थियों, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण कैसे स्थापित किया जा सकता है, तो यहाँ पर हम सबसे पहला उपाय बताएंगे बाल विवाह पर रोक। नंबर 1, बाल विवाह पर रोक, अर्थात विवाह की उम्र में वृद्धि की जानी चाहिए ताकि अधिक समय में कम पीढ़ियां तैयार हो, अधिक समय में कम पीढ़ियां तैयार होंगी तो जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण स्थापित हो सकता है। आगे बताना है वह है नंबर 2, महिलाओं या महिला शिक्षा पर जोर। विद्यार्थियों, महिलाओं को अधिक भारतीय समाज में अधिक पढ़ाई लिखाई नहीं जाता है और ध्यान रखिए जब पढ़ाई लिखाई नहीं जाता है तो वो अपने अधिकार को समझ नहीं पाती हैं और उनके का जो सम्मान है वो हमारे समाज में गिर जाता है। हमारे समाज में पुरुषों के सम्मान की बात है, महिलाओं के सम्मान की बात नहीं। पुरुष की इज्जत नहीं करनी चाहिए, महिला की इज्जत अगर घट जाती है तो कोई परेशानी नहीं है। इसीलिए महिलाओं को केवल बच्चे पैदा करने की मशीन या अपने आनंद की एक चीज मान लेते हैं और उनकी बातों पर गौर नहीं करते हैं। इसलिए जनसंख्या बढ़ती चली जाती है। अगर महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया जाएगा तो महिला शिक्षित होंगी और इस बात को समझ पाएंगी और वो अपनी आवाज को उठा पाएंगी, अच्छी तरीके से समझा पाएंगी ताकि कुछ लोग उस चीज को समझें और समझ करके और उनके बात को माने ताकि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण स्थापित हो सके। विद्यार्थियों, अगला उपाय बताना है हमें परिवार कल्याण कार्यक्रम का प्रसार। परिवार कल्याण कार्यक्रम का प्रसार।
विद्यार्थियों, परिवार कल्याण कार्यक्रम के बारे में हमें बताना है कि इसके तहत सरकारी या गैर सरकारी ये अस्पतालों में जाकर के और इस अभियान के तहत अधिक से अधिक नागरिकों को जुड़ना चाहिए, नसबंदी करवानी चाहिए ताकि अधिक बच्चे पैदा ना हो और जनसंख्या वृद्धि पर कुछ लगाम कसी जा सके। विद्यार्थियों, नंबर 4 पर है जन जागरूकता। विद्यार्थियों, बताना होगा कि हमें नुक्कड़ों पर या अन्य जगह पर रैलियां या नाटक मंचन या अन्य तरीके से कहानियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से लोगों को बताना चाहिए कि जनसंख्या वृद्धि के कौन कौन से दुष्परिणाम हमारे सामने आते हैं। अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो हम न उनकी शिक्षा, उचित शिक्षा की व्यवस्था कर पाएंगे, न उनकी देखभाल कर पाएंगे, न चिकित्सा व्यवस्था कर पाएंगे, न उनको पहनने की अच्छी सुविधा दे पाएंगे। इस प्रकार से हमें जागरूक करना चाहिए। अगर जनता इस तरीके से जागरूक होती है तो जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण स्थापित हो सकता है। इस प्रकार से विद्यार्थियों, हमें भी इस कार्य में सहयोग करना होगा, क्योंकि यह समस्या एक व्यक्तिगत समस्या नहीं है, एक राष्ट्रीय समस्या नहीं है, ये एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय समस्या के रूप में है। यदि हम सब इसमें सहयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण स्थापित हो सकता है। हमारा आज का अध्ययन बिंदु यही समाप्त होता है और हमारा यह अध्याय भी पूर्ण होता है। विद्यार्थियों, अब हम मिलेंगे अगले अध्याय में। अब तक के लिए जो पढ़ाई का कार्यक्रम था वो समाप्त होता है।